तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान को, जहां एक शख्स एक लाश को लेकर आता है और वो उस लाश को एक जगह ला के रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाश हवा में ऊपर चली जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी जगह पर एक और शख्स को, जिसने अपना मुंह ढका होता है। वो अपनी पावर से वहाँ पर 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन गेट ओपन करता है, जिनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो सारी एनर्जी उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो एनर्जी को ऊपर आसमान की तरफ भेजता है और फिर हम देखते हैं कि आसमान में गहरे काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद उस कब्रिस्तान से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वो सारी एनर्जी उन बादलों के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन बादलों से बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होकर सीधा जमीन में आ जाती है और उस लाश के ऊपर आकर गिरती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाश वापस से नीचे जमीन में आ जाती है और जो शख्स उसके पास खड़ा होता है वो अपने हाथ से गॉड्स और डीमन पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट होती है और उस फॉर्मेशन से वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाती है जो कि उस कब्रिस्तान को चारों तरफ से कवर कर लेती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं। जिस जगह वो कब्रिस्तान था वहाँ पर अब हरियाली ही हरियाली होती है, हर जगह हरी भरी होती है और वहीं पर हमें एक छोटा सा ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से भागकर अपनी जान बचा रहा होता है और कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके पीछे होते हैं। वो छोटा सा ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए वो लोग उसे पकड़ना चाहते थे और उसे पकड़कर बेचना चाहते थे। मगर वो ड्रैगन बहुत ही चालाक था। वो भागते हुए एक बेल से लटक जाता है और टार्जन की तरह घूमते हुए आकर उन्हें लात मारता है, मगर फिर भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वहां से दोबारा से भागना शुरू हो जाता है और एक दरख्त की टहनी पर चढ़ जाता है। मगर वो दरख्त की टहनी उसका वजन नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उसके पास आ जाते हैं और उनके पास एक बोरी होती है जिसमें वो उसे बंद करना चाहते थे। तो फिर उन लोगों में से एक शख्स कहता है कि चलो इसे इसमें बंद करके यहाँ से दूर ले जाते हैं। तो जैसे ही वो उसके करीब आते हैं तो वो ड्रैगन अपनी चालाकी से उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शख्स उसके झांसे में आ जाते हैं। और फिर वो ड्रैगन अपनी गैस का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है और खुद भी वहां से भाग जाता है। मगर वो लोग इस ड्रैगन की इस हरकत से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भागते हुए एक पहाड़ की चोटी तक आ जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी खाई थी और उस खाई में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसके चारों तरफ एक शील्ड थी और उस शील्ड की वजह से कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता था। तो वो ड्रैगन जब ये देखता है तो वो वापस से ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़कर उस कब्रिस्तान की तरफ देखता है। तो वो कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा होता है और उसमें बहुत बड़े पिलर्स लगे होते हैं। तो वो ड्रैगन वहां से वापस जाने की कोशिश करता है, मगर वो लोग वहां पर भी आ जाते हैं और उस ड्रैगन से कहते हैं कि कहाँ जाने की जल्दी है। तो एक दूसरा शख्स कहता है कि ये तो बहुत ही अनोखा ड्रैगन है, हमें इसके बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो ड्रैगन उनसे डर के मारे पीछे हटता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो उस खाई में जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस शील्ड पर आ गिरता है जो कि उस कब्रिस्तान के ऊपर थे। ये देखकर वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि आसमान में काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और फिर वो लोग देखते हैं कि सूरज के चारों तरफ कोई चीज़ आ रही है, उसे कवर कर रही है और इस चीज़ से उन लोगों को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। जिसके बाद आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है जो कि सीधा उस एनर्जी शील्ड पर आ लगती है और उस बिजली के कड़कने से वो एनर्जी शील्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी नीचे आ गिरता है और नीचे गिरने के बाद वो वहां से भागना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी बहुत ज्यादा सहमे हुए थे और सूरज को ही देखते जा रहे थे। जब सूरज को गिरन लग जाता है तो वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उन्हें लगता था कि शायद कोई चीज सूरज को खा रही है। जिसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से उस बेबी ड्रैगन को देखते हैं। वो उस कब्रिस्तान के अंदर होता है और अपने बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा होता है और वो एक जगह एक कब्र के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कब्र से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि उस ड्रैगन को उठाकर दूर फेंक देता है। तो वो ड्रैगन जब खड़ा होकर देखता है तो पीछे उसके एक हाथ होता है। वो उस हाथ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और एक कब्र के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है और उस हाथ को देखता है तो वो हाथ जो है एक जिंदा इंसान का होता है और वो इंसान उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स उस कब्र से बाहर आ जाता है। ये मंजर उस ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी किसी को कब्र से निकलते नहीं देखा था। वो शख्स जैसे ही बाहर आता है तो वो अपने चारों तरफ देखना शुरू हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तो मर चुका था। और फिर हम देखते हैं कि वो सूरज किरण आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से उसे उसकी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं, मगर उसके सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है
और जब तक वो सूरज ग्रहण मुकम्मल खत्म नहीं हो जाता उसके सर में दर्द खत्म ही नहीं होता। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद सूरज ग्रहण खत्म हो जाता है और फिर उस शख्स को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है और फिर वो शख्स कहता है कि मैं तो मर चुका था और ये कौन सी जगह है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटा ड्रैगन एक कब्र के पीछे छुपकर उसे देख रहा होता है। तो वो शख्स चलते हुए एक कब्र के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस कब्र को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो कब्र जैन वूजी की थी जो कि एक गॉड था। जिसके बाद वो दूसरी कब्र की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे वेस्टर्न ट्रोल्स की कब्र नजर आती है और इसी तरह वो बहुत सारी कब्रों के नाम पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में जितने भी गॉड्स थे वो सभी के सभी मर चुके हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि सभी गॉड्स को और डीमंस को यहाँ पर एक साथ क्यों दफन किया गया है और मैं दोबारा से जिंदा कैसे हो गया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो इस जगह को देखकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि ये जगह तो वही थी मगर अब ये जगह बिल्कुल हरी भरी हो चुकी थी और सब कुछ चेंज हो चुका था। तो वो शख्स कहता है कि गॉड्स भी मर चुके हैं और डेविल भी यहाँ से जा चुका है, फिर मुझे दोबारा जिंदा क्यों किया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटा सा ड्रैगन वहाँ से छुप छुप के निकलने की कोशिश करता है मगर वो शख्स उसे देख लेता है और फिर उसे पीछे से आवाज देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन रुक जाता है और फिर उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है और पीछे मुड़कर देखने के बाद वहाँ से फौरन से भागने लग जाता है और भागते भागते एक कब्र से जाके टकराता है और वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो शख्स उसकी तरफ सीधा आ रहा है तो वो डर के मारे वहीं पे बैठ जाता है और फिर अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करता है मगर उस शख्स पे इसका कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो ड्रैगन जैसे ही देखता है कि उसका हाथ और भी ज्यादा करीब आ रहा है तो उस पर अपनी फायर एनर्जी का अटैक कर देता है और फिर वहाँ से फौरन से भाग खड़ा होता है। तो वो शख्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन उसे इतनी आसानी से पकड़ने नहीं देगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शख्स उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर एक रस्सी से बांधकर उसे एक आग के ऊपर रख देता है ताकि उसकी तंदूरी बनाकर उसे खा सके। मगर फिर वो ड्रैगन उससे बातें करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। ये सुनकर उस शख्स को झटका सा लगता है और फिर वो उसे फौरन से नीचे उतार देता है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगफाई ने उस छोटे ड्रैगन को आग के ऊपर रख दिया था जिसकी वजह से वो बोलने लगता है। तो उसके बोलने से योंगफाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे आग से नीचे उतार देता है और इधर उधर देखना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि कौन है यहाँ पर जो मुझसे बातें कर रहा है। जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो उस ड्रैगन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या ये तुम हो जो बातें कर रहे हो। तो वो ड्रैगन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी क्यूटनेस पर थोड़ा सा तो रहम करो। तो योंगफाई उसे उठाता है और उसे सीधा लकड़ी के साथ बांध कर खड़ा कर देता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि ये आखिर कौन सी जगह है और मुझे बताओ कि मुझे हुआयांग कैपिटल सिटी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि जिस कैपिटल की तुम बात कर रहे हो वो तकरीबन 10,000 साल पहले ही डिसअपियर हो चुका है। तो ये सुनकर जोंगयान को झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या 10,000 साल। तो ड्रैगन उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तकरीबन 10,000 साल। तो ये सुनकर जोंगयान थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि तकरीबन 10,000 साल पहले वो सभी किंगडम एक साथ ही गायब हो गए थे और वो सिटी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भी उसी वक्त गायब हो गया था और अब उस जगह को टियान युआन कॉन्टिनेंट कहते हैं। और फिर वो ड्रैगन उससे पूछता है कि मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ से हो। तो योंगफाई उसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी कि जिसने तुम्हें जिंदा ही दफना दिया। तो ये सुनते ही योंगफाई को अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है जिसमें हम देखते हैं कि वो एक जगह सोया हुआ होता है और वो एक लड़की की तरफ देख रहा होता है जो कि उससे बहुत ही दूर होती है। तो जैसे ही वो फ्लैशबैक से बाहर आता है तो वो ड्रैगन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ही तुम्हें जिंदा दफनाया था। तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता और वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान को देखकर कहता है कि सब कुछ बिल्कुल बदल गया है, मुझे अब हिस्ट्री को भूलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करता है और कहता है कि 10,000 साल गुजर गए हैं और मेरी एनर्जी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो ड्रैगन उसे पीछे से आवाज देता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ की लाइफ के बारे में जानते हो या फिर तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी है। योंगफाई उसे अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह एक साथ ही खड़े होते हैं। तो वो ड्रैगन योंगफाई को कहता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो इतनी आसानी से गॉड एंड डीमन सिमेट्री से बाहर आ गए हो और इस सिमेट्री के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो योंगफाई दोबारा से सोचना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे यहाँ पर किसने जिंदा दफन किया था। शायद
शायद मैं इस सिमेट्री से बाहर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकूं। ये कहने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है और वो ड्रैगन भी उसके साथ चलता है और वो जाते हुए कहता है कि देखते हैं 10,000 साल के बाद आखिर ये दुनिया कैसी दिखती है। तो वो अभी थोड़ा ही देर आगे जाता है कि फिर वो रुक जाता है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सिर के ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ते हुए जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। तो योंग फाई उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये बगैर बालों के तो बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये मेरे ड्रैगन क्लान में से है, ये बहुत ही तेजी से थाउजेंड्स ऑफ माइल का सफर तय कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक जायंट ह्यूमन नजर आता है। तो योंग फाई उसे देखकर कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी जायंट है? तो ड्रैगन उसे बताता है कि हाँ ये वही है। तो योंग फाई कहता है कि मेरे पास अभी इतने ज्यादा स्किल्स नहीं है कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकूं, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स हैं। तो ड्रैगन उससे कहता है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती कर लें। तो ड्रैगन उसे बताता है कि मेरा नाम डोंग डोंग है। तो योंग फाई भी उससे दोस्ती कर लेता है और उससे कहता है कि मेरा नाम योंग फाई है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ पहाड़ों को, जहाँ कुछ मॉन्स्टर उड़ रहे होते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है योंग फाई और उस ड्रैगन को, जो कि अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक जाने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना होता है। तो वो ड्रैगन उसे गाइड करता है और उसे रास्ता दिखाता है और योंग फाई उसके पीछे पीछे चलता है। और इसी तरह देखते ही देखते रात हो जाती है। तो वो लोग एक जगह आग जलाकर सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो वो लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में आ जाते हैं और उस रेगिस्तान को क्रॉस करने के बाद वो लोग एक और जगह आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हरी भरी होती है और वहाँ पर पानी का एक झरना भी होता है। तो डोंग डोंग उसे बताता है कि इस पहाड़ से नीचे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। तो डोंग डोंग उससे कहता है कि अगर नीचे मौजूद लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता न चला और उन लोगों को तुमने ना बताया कि तुम कौन हो, तो फिर तुम क्या करोगे। तो योंग फाई उससे कहता है कि बस तुम आगे जंप लगाते जाओ। तो वो लोग जंप लगाकर आधा रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। तो डोंग डोंग उसे दोबारा कहता है कि अगर तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ तो फिर सब कुछ भूल जाना और फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना। तो योंग फाई उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो डोंग डोंग उससे कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ। ये कहते ही अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, मगर फिर योंग फाई उसे पकड़ लेता है और योंग फाई उससे कहता है कि तुम्हें अपना वजन थोड़ा सा कम करना चाहिए। ये कहते ही योंग फाई का हाथ भी छूट जाता है और फिर वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नीचे झरने में एक लड़की नहा रही होती है। तो योंग फाई की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो वो उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ, मगर उस लड़की को कुछ भी नहीं सुनाई देता। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो योंग फाई उसके बेहद करीब आ चुका होता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। जिसके बाद सब कुछ वहीं पर रुक जाता है और योंग फाई कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने 1000 साल गुजरने के बाद अगर किसी पहले शख्स से मिलूंगा तो वो इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। अब मैं जानता हूँ कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कहते ही वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर योंग फाई फिर से सोचने लगता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की के गुस्से को फील कर सकता हूँ और इसके गुस्से को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मगर फिर अचानक से उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर डोंग भी आकर गिर जाता है और वो फिर से उस लड़की के ऊपर आ जाता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो लड़की गुस्से में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंग फाई पानी से बाहर आ जाता है और एक जगह आकर लैंड करता है। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए जाती है और अपना कपड़ा उठाकर एक तरफ चली जाती है और उस कपड़े को अपने चारों तरफ लपेट लेती है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंग फाई झरने से नीचे गिर जाता है और वो एक लड़की के ऊपर आ गिरता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी एनर्जी से उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और फिर वो बाहर आकर एक कपड़ा अपने चारों तरफ लपेट लेती है और फिर उसे गुस्से से देखकर कहती है कि कौन हो तुम। तो योंग फाई उसे कहता है कि खामोश हो जाओ और फिर वो उसके कपड़ों को ठीक करने लग जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगता है तो एक पंच आकर उसके फेस पे लगता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद हमें एक नई लेडी को दिखाया जाता है। तो योंग फाई उसे देखकर कहता है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा है, क्योंकि आज के दिन मैं किसी लड़की से लड़ता नहीं हूँ। और वो जैसे ही पीछे जाने लगता है तो उसे नजर आता है कि पीछे उसके एक शख्स खड़ा है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है
तो यंग फाई उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा फिगर बहुत ही अच्छा है। वो शख्स असल में उस लड़की का बॉडीगार्ड होता है जो कि असल में एक प्रिंसेस होती है। तो वो प्रिंसेस अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे मार मार के इसकी हड्डी पसली एक कर दो। तो यंग फाई कहता है कि रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर वो बॉडीगार्ड उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे उठाकर जमीन में पटक देता है और फिर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर उसके पीछे जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। तो यंग फाई उस पंच को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बॉडीगार्ड उसे पीछे धकेलते ही जाता है और फिर उसे जोर से पुश करके नीचे गिरा देता है। तो यंग फाई नीचे एक पत्थर से आकर टकराता है और फिर खड़े होकर कहता है कि ये तो एक ओरिएंटल वॉरियर है, मेरी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। इतने में वो बॉडीगार्ड फिर से उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, मगर यंग फाई किसी तरह डॉज कर लेता है, मगर वो भी उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था, वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी को, वो कहती है कि इस लड़के को बस 2 हिट और लगेंगी और इसका काम तमाम हो जाएगा। मगर फिर प्रिंसेस उसे कहती है कि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म करो। जिसके बाद हमें दोबारा से उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक दरख्त की टहनी में फंसा हुआ होता है। तो वो बॉडीगार्ड योंग फाई से लड़ते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे योंग फाई उस दरख्त से आकर टकराता है जिसमें वो ड्रैगन फंसा हुआ था। तो योंग फाई के दरख्त से टकराने की वजह से वो ड्रैगन उस टहनी से छूट जाता है और वापस से योंग फाई के ऊपर आकर गिरता है। जिसके बाद वहाँ पर वही लेडी दोबारा आ जाती है और उस बॉडीगार्ड से कहती है कि अब इसे मुझे हैंडल करने दो। तो वो बॉडीगार्ड वहाँ से फौरन से हट जाता है और फिर वो लेडी अपनी एनर्जी से एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है। जिसके बाद हमें बहुत सारे बुलबुले दिखाई देते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, मगर वो होते बहुत ही खतरनाक हैं। तो वो लेडी उन बुलबुलों से योंग फाई पर अटैक करती है। तो योंग फाई उन बुलबुलों से बचने के लिए वहाँ से भागता है और फिर डोंग को भी उठा लेता है, मगर डोंग को वो बुलबुले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो योंग फाई के मना करने के बाद भी वो एक बुलबुले को टच कर लेता है। तो जैसे ही वो उसे टच करता है तो वो पूरा का पूरा बर्फ में तब्दील हो जाता है। मगर दूसरी तरफ वो बुलबुले अभी भी योंग फाई के पीछे होते हैं। तो योंग फाई उन बुलबुलों से अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों का सहारा लेकर दाएं बाएं भागने लगता है और दूसरी तरफ डोंग वो उस बर्फ के गोले के साथ सीधा उस प्रिंसेस के पास आकर पहुंचता है। तो प्रिंसेस जब उसे देखती है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, मगर दूसरी तरफ योंग फाई अभी भी मुसीबत में था, वो बुलबुले उसके पीछे पड़े थे। तो योंग फाई कहता है कि ये बुलबुले तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वो उन बुलबुलों से अपनी जान छुड़ाने के लिए उन पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है। तो इस अटैक से उन बुलबुलों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर योंग फाई को दिखाई देता है कि वो बुलबुले जैसे ही दूसरे बुलबुलों से टकराते हैं तो वो बर्फ बन जाते हैं। तो ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो आगे भागने के बजाय सीधा उन बुलबुलों की तरफ वापस आता है और उन बुलबुलों में से एक बुलबुला अपने पास रख लेता है और सीधा उस बॉडीगार्ड की तरफ भागते हुए आता है। तो वो बॉडीगार्ड एक दरख्त उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, मगर योंग फाई उसे आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उसके बराबर से होते हुए गुजरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बुलबुले उस वॉरियर के बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो योंग फाई वो बुलबुला उसकी तरफ फेंकता है जो कि उससे टकराते ही उस बॉडीगार्ड को बर्फ में बदल देता है। तो उस बॉडीगार्ड के बर्फ बनने के बाद योंग फाई कहता है कि एक का तो काम तमाम हुआ। तो प्रिंसेस उसे देखकर कहती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम एक चोर भी हो सकते हो। तो वो लेडी प्रिंसेस से कहती है कि मुझे इससे निपटने दे, मगर प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इससे मैं खुद ही निपटूंगी, इससे लड़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये कहने के बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2 पहाड़ों के बीच में से एक गाड़ी गुजर रही होती है और उस गाड़ी के साथ कुछ सिपाही भी होते हैं।
जिसके बाद उस गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को हमें दिखाया जाता है जो कि एक प्रिंस होता है और वो वाइन पी रहा होता है। तो फिर उसका बाहर से सिपाही आकर उसे कहता है कि हम लोगों ने प्रिंसेस और उसके साथियों का पता लगा लिया है। तो प्रिंस कहता है कि अच्छा, अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। वो एक बॉक्स को खोलता है जिसमें कुछ चमकदार चीज होती है और उसी के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई एक जगह पर बंधा हुआ होता है और वो बेहोश होता है। तो जैसे ही उसे होश आता है तो उसे याद आता है कि उस प्रिंसेस ने उसे लड़ने के लिए चैलेंज किया था और उस प्रिंसेस ने शूलियन को कहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं खुद ही इससे निपटती हूँ। ये कहने के बाद वो प्रिंसेस उस बर्फ के गोले को उठाती है और फिर उसे बहुत ही जोर से पुश करती है। जब योंगफाई उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो कहता है ये तो सेकंड ऑर्डर के पीक पर है और फिर वो उस बर्फ के गोले को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करता है, मगर वो बर्फ का गोला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उस शील्ड को तोड़ देता है और योंगफाई दूर जा गिरता है, जिसके बाद वो प्रिंसेस सीधा उसके ऊपर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मुश्किल से अभी फर्स्ट ऑर्डर के वॉरियर हो और तुम बहुत ही ज्यादा वीक भी हो। ये कहने के बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और हम लोग फिर से योंगफाई को देखते हैं। तो योंगफाई कहता है कि मैं तो एक बैड विजिटर बन गया हूँ, मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता तलाश करना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शूलियन को, वो जोंगमिंग के साथ होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सूप बना कर लाई हूँ, इसे जल्दी से पी लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। तो जोंग वो सूप लेकर फौरन से पी जाता है और दूसरी तरफ शूलियन वो उसके पास आकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है और वो कहती है कि ये मैप तो हमने चुरा लिया मगर हमें पता नहीं कि वहाँ पर किस तरह के घोस्ट हैं। तो योंगफाई उस मैप को देखते ही फौरन पहचान जाता है कि ये तो फर्स्ट इमोर्टल लोटस का मैप है। तो शूलियन उस मैप को देखकर कहती है कि शायद हमारे पास बस एक ही मौका होगा और वो कहती है कि जैसे ही हमें वो फ्लावर मिल जाएगा तो वो हम उस प्रिंसेस के हवाले कर देंगे। तो जोंगमिंग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम कुछ कह रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। तो शूलियन कहती है कि कोई मसला नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, भले ही हमारा रास्ता बहुत ही मुश्किल है मगर फिर भी हम लोग वहाँ तक जाएंगे और उसे हासिल करके रहेंगे। जिसके बाद उन्हें प्रिंसेस की आवाजें सुनाई देती हैं। तो शूलियन जोंगमिंग से कहती है कि क्या तुमने सुना, प्रिंसेस शायद रो रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो प्रिंसेस हंसते हुए उस ड्रैगन के साथ बाहर आती है। वो ड्रैगन प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे रख लेती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो योंगफाई उस प्रिंसेस को देखकर दोबारा से बेहोश होने का नाटक करता है। तो वो प्रिंसेस उस ड्रैगन को अपना पेट बना लेती है। जिसके बाद वो उन लोगों से मैप के बारे में पूछती है और उनसे कहती है कि हमें बहुत ही खास चीज को तलाश करना है मगर उससे पहले मुझे कोई और भी जरूरी काम निपटाना है। ये कहने के बाद वो योंगफाई की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि योंगफाई नाटक कर रहा है। योंगफाई को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो कहता है कि भूख से तो मेरा बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं ये ड्रैगन क्या खा रहा है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि सो जाओ अगर तुम सोना चाहते हो तो। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहती है कि इसे भी अपने साथ गाड़ी में डाल दो और ये कहते ही वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तो उस तलवार की आवाज सुनकर योंगफाई फौरन से उठ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ, मैं जाग गया हूँ। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरे लिए 5 घोड़े लाने होंगे। तो योंगफाई कहता है कि मैं इस जालिम दुनिया में 5 घोड़े कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर वो उसे बताता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं कोई चोर नहीं, ना ही मैं कोई बदमाश हूँ, मेरा नाम योंगफाई है। तो वो छोटी प्रिंसेस उस ड्रैगन को सहलाते हुए कहती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो वो ड्रैगन उसकी तरफ देखकर वापस मुंह फेर लेता है और वो ऐसा रिएक्शन देता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। तो ये देखकर योंगफाई को भी झटका सा लगता है और वो उस ड्रैगन पे गुस्सा करने लगता है। तो वो प्रिंसेस उस ड्रैगन से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो योंगफाई से कहती है कि तुम इस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो और फिर वो अपना डैगर निकाल कर कहती है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो योंगफाई उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ खास नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो, मैं तुम्हें हर रोज खाना दूंगी और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेरहम है। जिसके बाद वो प्रिंसेस वापस जाते हुए एक डैगर उसकी तरफ फेंकती है जो कि उसके चेहरे के बिल्कुल पास से होकर उस लकड़ी पे जा लगता है। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम छुपने में बहुत ही माहिर लग रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। ये कहते ही वो अपने और डैगर्स निकाल लेती है। तो ये देखकर योंगफाई कहता है कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ जो कि इस सफर पे बाहर निकला। और फिर वो ऊपर देखकर कहता है कि गॉड, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और फिर अचानक से वो प्रिंसेस उससे कहती है कि तो फिर हम शुरू करें। तो योंगफाई उसे कहता है कि नहीं, रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मगर वो प्रिंसेस उन डैगर्स को फेंक देती है। तो जैसे ही वो डैगर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस फायर फेरी को तलाश करने के लिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि
वो प्रिंसेस उसके सामने खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे सड़क छाप को आखिर ये एंशिएंट स्क्रिप्ट कैसे समझ में आ गई। तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त जियाशी है और वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर है और उसका काम यही है कि वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है और उसी ने मुझे इसके बारे में बताया है। और वो उनसे कहता है कि एंशिएंट कैरेक्टर्स की एक लंबी लिस्ट है जिनमें से सबसे ज्यादा बड़ा नाम एंशिएंट फायर इमोर्टल लोटस का है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उसकी रस्सियां काट देती है और उससे कहती है कि आज से तुम हमारे नौकर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सफर पे निकल पड़ते हैं और एक जगह आते हैं जहाँ एक पहाड़ होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है। वहीं पर हमें दो डॉट्स को दिखाया जाता है जो कि उनकी जासूसी कर रही होती हैं। तो वो प्रिंसेस योंगफाई से कहती है कि तुम इस एंशिएंट राइटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। तो योंगफाई कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ तक ले आया हूँ, अब मैं यहाँ से आपके साथ आगे नहीं जा सकता। तो प्रिंसेस अपना डैगर निकाल के उसके गले के पास ले आती है और उससे कहती है कि क्या तुम नौकर बन के जिंदा रहना चाहते हो या फिर फ्री होकर मरना चाहते हो। तो योंगफाई उससे कहता है कि आज से मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। ये कहने के बाद वो लोग अपना सामान उठाने लगते हैं। तो जोंगमिंग प्रिंसेस का सामान उठाने लगता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये मेरा सामान है, इसे मैं उठाऊंगी। तो जोंगमिंग कहता है कि आगे रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैंने हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन कल्टीवेशन की है, तो मेरा सामान मुझे दे दो। ये कहने के बाद वो अपना सामान खुद उठाकर चल पड़ती है और योंगफाई की तरफ देखकर कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चोर हैं, उनसे अपना सामान बचा के रखना। और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद योंगफाई को नजर आता है कि एक पहाड़ से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। तो योंगफाई कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, वहां पर मेरा ख्याल कौन रखेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी प्रिंस को, वो अपने महल में एक जगह बैठा होता है जिसके पास वही दो डॉल्स आती हैं जो कि उन लोगों की जासूसी कर रही थी। तो वो डॉल्स उस प्रिंस को सब कुछ बता देती हैं। तो वो प्रिंस कहता है कि अच्छा, तो वो ट्रेजर चुयून में है। तो वो उन लोगों से कहता है कि हम लोग इंतजार करेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। और फिर वो उन डॉल्स से कहता है कि तुम लोग अपने लिए सबसे मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे। जिसके बाद वहाँ पर एक सिपाही आता है और उस प्रिंस से कहता है कि हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार खड़ी है और जहाँ तक बात है उस प्रिंसेस की, वो इस वक्त अपने सिटी में नहीं है, तो अब हमारे लिए जीतना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो प्रिंसेस उस स्मोक को देखकर कहती है कि ये स्मोक बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे। जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि हम सब लोग अलग होकर उसे तलाश करेंगे। और वो योंगफाई से कहती है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही वीक है, तुम मेरे साथ रहोगे। और ये कहते ही वो सब लोग अलग हो जाते हैं। तो जोंग उन्हें पत्थरों के नीचे तलाश करने लगता है और दूसरी तरफ शुलिया एक ऊंची जगह पे चढ़कर तलाश करती है, जबकि वो प्रिंसेस योंगफाई के साथ उस खाई के पास उस ट्रेजर को तलाश करने की कोशिश करती है। और वो लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे डोंग आ रहा होता है और वो उन लोगों को अपने साथ आने का इशारा करता है। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डोंग के पीछे पीछे आ जाते हैं और एक खाई के पास आकर रुक जाते हैं। और जब उस खाई के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर वो फूल होता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। तो प्रिंसेस उस फ्लावर को देखकर कहती है कि ये वही फ्लावर है और ये कितना खूबसूरत है। तो योंगफाई उससे कहता है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ और तुम यहीं पर रुक के इसका ख्याल रखना। वो उसे मैप दे देती है और ख़ुद नीचे चली जाती है। तो योंगफाई उस मैप को देखता है और उसे पढ़ने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि उस मैप के हिसाब से इस फ्लावर को बिल्कुल स्लोली ग्रो होना था, मगर ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो गया था। तो योंगफाई को शक होता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो फौरन से उस मैप को छोड़ता है और उस खाई में कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक रस्सी के सहारे लटकते हुए उस प्रिंसेस तक पहुंचता है और उसे उस फूल को छूने से मना कर देता है। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो योंगफाई उससे कहता है कि तुम खुद ही देख लो, ये फेरी लोटस बहुत ही जल्दी ग्रो हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। इस फ्लावर ने जरूर यहाँ पर किसी एनर्जी बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई गार्डियन बीस्ट हो। अगर तुम इसे जल्दबाजी में निकालती तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती। तो योंगफाई उस फूल को बहुत ही आराम से निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर स्नेक होता है। तो योंगफाई कहता है कि लो, फूल तोड़ने का नतीजा मिलने वाला है। तो वो डीमन स्नेक उन लोगों पे हमला कर देता है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कूद जाते हैं और नीचे लावा में गिरने लगते हैं। मगर फिर जोंग उन लोगों की रस्सियां पकड़ लेता है और उन लोगों को वापस से ऊपर खींचने लगता है
और शूलियन वो उस फूल को नीचे गिरने से रोक लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो वो डीमन स्नेक प्रिंसेस पर अटैक करता है, मगर जोंग उस डीमन को आकर एक पंच मारता है और प्रिंसेस को बचाता है। जिसके बाद वो सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो डीमन स्नेक भी उनके पीछे पड़ा होता है। तो प्रिंसेस जोंग से कहती है कि तुम उस पर हमला करने के लिए कोई रास्ता तलाश करो, जिसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे। तो जोंग वहाँ से अलग हो जाता है और एक दूसरी तरफ चला जाता है और फिर शूलियन उसे रोकने के लिए आइस क्रिएट करती है। और तो दूसरी तरफ जोंग एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर सीधा उसके ऊपर आ जाता है और वो पत्थर उसके सर पे दे मारता है। जिसके बाद शूलियन भी अपनी आइस से उस पर अटैक कर देती है, मगर उन दोनों के अटैक करने के बावजूद भी उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोंग को उठाकर सीधा जमीन में फेंक देता है। और फिर वो जैसे ही शूलियन की तरफ आगे बढ़ता है तो शूलियन अपने सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। मगर वो डीमन स्नेक बहुत ही पावरफुल होता है, जिसे रोकने में शूलियन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। जिसके बाद वो डीमन स्नेक बर्फ की दीवार को भी तोड़ देता है और शूलियन से आकर टकराता है और शूलियन एक पत्थर से जाकर टकराती है और नीचे गिर जाती है। तो शूलियन की हालत देखकर जोंगमिंग जोर से उसका नाम पुकारता है। तो वो प्रिंसेस जो कि फूल के बहुत ही करीब आ चुकी होती है, वो उस फूल को छोड़कर सीधा उनके पास आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंग उस डीमन स्नेक से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो डीमन स्नेक अपनी पूंछ से उस पर अटैक करके उसे बहुत ही पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वहाँ पे प्रिंसेस खुद भी आ जाती है और वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करने लगती है और वो प्रिंसेस बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन स्नेक के बिल्कुल सिर के ऊपर चढ़कर उस पर तलवार घुसा देती है। मगर वो डीमन स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो वो प्रिंसेस एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उस फॉर्मेशन से उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है, जिससे वो उस ड्रैगन को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देती है। मगर वो डीमन फिर भी हार नहीं मानता और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस जोंगमिंग के हाथ के ऊपर लैंड करती है और जोंगमिंग उसे बहुत ही तेजी से उस डीमन स्नेक की तरफ थ्रो करता है। तो वो प्रिंसेस अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो झटपटाने लगता है। जिसके बाद प्रिंसेस को अपने आप से दूर हटाने में कामयाब हो जाता है और उस पर एनर्जी वेव अटैक करता है। तो प्रिंसेस एक चट्टान से टकराने वाली होती है कि जोंग उसके पीछे आ जाता है और वो दोनों उस पहाड़ से जाके टकराते हैं। तो ये देखने के बाद वो ड्रैगन योंगफाई से कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। तो योंगफाई कहता है कि वो वैसे ही एक दूसरे को हरा देंगे, तो मेरे वहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा होता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या आप ठीक हैं। तो प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और वो अपने वेपन से अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, मगर जोंग उसे मना कर देता है और जोंग फिर अपनी पूरी एनर्जी अपने एक हाथ में इकट्ठी करता है। तो प्रिंसेस जब ये देखती है तो वो उसे मना करती है, मगर जोंग मना करने के बावजूद भी नहीं रुकता और वो अपनी एनर्जी एक हाथ में इकट्ठी करके उस ड्रैगन की तरफ सीधा आगे बढ़ता है और वो ड्रैगन भी सीधा जोंग की तरफ आता है। जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है और एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। तो प्रिंसेस भागती हुई जोंग के पास जाती है। जोंग एक जगह जख्मी हालत में पड़ा होता है और उसका एक हाथ भी खत्म हो चुका था। जिसके बाद जोंग प्रिंसेस से कहता है कि जल्दी से जाओ और वो लोटस लेकर यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद योंगफाई देखता है कि वो डीमन स्नेक फिर से उन पे हमला करने वाला है। तो शूलियन वहाँ पे फौरन से आ जाती है और अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। तो वो डीमन स्नेक उन लोगों को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर देता है, जिससे वो शील्ड आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लग जाती है और शूलियन को उसे रोकने में बहुत ही दिक्कत आ रही होती है और देखते ही देखते वो एनर्जी शील्ड टूट जाती है। तो वो प्रिंसेस शूलियन को लेकर वहाँ से फौरन से हट जाती है, मगर वो डीमन स्नेक अभी भी उनके पीछे होता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है। तो प्रिंसेस शूलियन को धक्का देकर अपने आप से दूर हटा देती है और खुद डीमन के मुंह में आने ही वाली होती है कि फिर वहाँ पे जोंगमिंग आ जाता है और जोंग उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से हटा देता है और खुद उस डीमन के मुंह में चला जाता है। तो वो डीमन उसे अपने मुंह में दबाकर बहुत ही जोर से जमीन में फेंक देता है। तो जोंग की ये हालत देखकर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन के सामने डटकर खड़े हो जाती है और शूलियन से कहती है कि तुम जाकर जोंग को देखो, मैं इससे खुद ही निपटती हूँ। तो प्रिंसेस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो वो डीमन स्नेक उस पर अटैक करता है, मगर वो उसे डॉज करके उसके दूसरी तरफ चली जाती है और भागते हुए उसे वहाँ से दूर ले जाती है। जिसके बाद उसे वो अपना लकड़ी का पीस नजर आता है, तो वो सीधा भागते हुए उसकी तरफ जाती है और उसे उठा लेती है। तो शूलियन जब ये देखती है तो वो उससे कहती है कि तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती, मगर प्रिंसेस उसकी बात नहीं सुनती और वो अपनी जिद पे बिल्कुल कायम होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी फिंगर से अपना खून निकालकर उस लकड़ी के पीस पे गिराती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लकड़ी का पीस चमकना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तीर कमान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जब योंगफाई उस कमान को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो होयू कमान है,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 10,000 साल के बाद इस वेपन को दोबारा देखूंगा। और दूसरी तरफ प्रिंसेस उस कमान से उस डीमन स्नेक पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है और उस डीमन पे बिल्कुल सीधा निशाना रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कमान की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होने लगता है। और वो डीमन स्नेक जैसे ही उसके बिल्कुल करीब आने लगता है तो वो उस पर अपने तीर से हमला कर देती है, मगर वो डीमन बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। तो डोंग ये देखता है तो वो कहता है कि ये तो मिस हो गया, मगर फिर योंगफाई कहता है कि सब्र करो, उसे कुछ देर उड़ने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन स्नेक बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। तो प्रिंसेस अपनी आंखें बंद करके अपने मास्टर की बातें याद करती है और मास्टर की बातें याद करने के बाद वो जैसे ही दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो वो उसका एरो वापस से मुड़ जाता है और वापस से उस डीमन की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि वो डीमन स्नेक उस प्रिंसेस पे हमला करता, वो एरो उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और वो डीमन स्नेक नीचे गिरकर उस लावा में चला जाता है। तो ये देखकर डोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आखिरकार हम लोग कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ प्रिंसेस वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी तो शुलियांग उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप थोड़ी देर आराम कर लें। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, तुम जाओ और जाकर जोंग को देखो। तो शुलियान फौरन से जोंग के पास जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर जोंग होश में नहीं आता। तो शुलियान कहती है कि इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है। तो वो अपनी पावर से उसकी बॉडी को फ्रीज कर देती है ताकि उसका खून ज़ाया ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जमीन हिलना शुरू हो जाती है और उस प्रिंसेस के पीछे अचानक से वो सांप दोबारा से उस लावा से बाहर निकलने लगता है। तो प्रिंसेस जब खड़ी होकर पीछे मुड़कर देखती है तो वो डीमन स्नेक बहुत ही बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो प्रिंसेस उस पे हमला करने के लिए दोबारा से वो कमान उठा लेती है और उस पर दोबारा से निशाना लगाती है, मगर वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो उस कमान को संभाल नहीं पा रही थी। मगर फिर भी वो हिम्मत करके दोबारा से तीर कमान को ऊपर करती है। तो वो डीमन स्नेक जैसे ही उसके करीब आता है तो वो उस पे हमला करने वाली होती है कि अचानक से योंगफाई उसके पास आकर उसे ऊपर उठा लेता है और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगता है। मगर वो डीमन स्नेक वो अभी भी उनके पीछे होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगफाई और प्रिंसेस दोनों उस तीर कमान को एक साथ पकड़कर उस पर निशाना लगाते हैं, जिससे उस कमान की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बैटल ग्राउंड को, जहाँ पर दो लोगों का आपस में मुकाबला होने वाला होता है। उन दो लोगों में से एक योंगफाई होता है और दूसरी तरफ उसका अपोनेंट होता है। तो सब लोग योंगफाई को चेयर कर रहे होते हैं और उसका नाम ले रहे होते हैं। और जैसे ही वो बैटल शुरू होती है तो योंगफाई का अपोनेंट अपनी सोर्ड लेकर सीधा उसकी तरफ आता है और अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, मगर योंगफाई अचानक से गायब हो जाता है। तो वो उसका अपोनेंट उसे हर जगह तलाश करता है। जिसके बाद योंगफाई बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है और फिर अपने हाथ से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो एनर्जी ड्रैगन का उस पर अटैक करता है। तो वो एनर्जी ड्रैगन उस अपोनेंट को घसीटते हुए दूर तक ले जाता है और एक पहाड़ पर दे मारता है। जिसके बाद ये मैच खत्म हो जाता है और योंगफाई ये मैच जीत जाता है। तो योंगफाई का अपोनेंट बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मगर दूसरी तरफ योंगफाई के जीतने पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और खास तौर पर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अपने फादर के सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है कि फादर आपने मुझे बुलाया था क्या। तो उसके फादर के हाथ में वही तीर कमान होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसका फादर वो तीर कमान सीधा उसके पास भेजता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारा है। और क्या तुम इस मैजिक वेपन के बारे में जानते हो? ये मैजिक वेपन हमारी चैन फैमिली का है, जो कि हम एक के बाद दूसरी जनरेशन को देते जा रहे हैं। ये कमान कोई आम कमान नहीं है, इसे एक मैजिकल ट्री की फर्स्ट रूट से बनाया गया है और इसकी पावर का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आज से ऑफिशियली ये वेपन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो योंगफाई उस वेपन की तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसका फादर कहता है कि तुम इसे रख लो, कभी ना कभी तुम्हें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो योंगफाई कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं किसी वेपन पे रिलाई नहीं करना चाहता और एक इमोर्टल गॉड बनने के लिए इस चीज का सहारा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो उसका फादर कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि यहाँ पर कितने ज्यादा डेंजरस लैंड्स हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस तरह की मुश्किल सिचुएशन में फेस करनी पड़ेंगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं होगा, तब ये वेपन तुम्हारे काम आएगा। तो योंगफाई अपने फादर की बात मान लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस वेपन को पकड़ लेता है, जिससे वो वेपन भी योंगफाई को पहचान जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हम लोग वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ योंगफाई प्रिंसेस न्यू को बचाने के लिए उस ड्रैगन से दूर ले आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जैसे ही उनके करीब आ जाता है तो योंगफाई तीर को जोर से छोड़ देता है। तो वो तीर घूमता हुआ सीधा उस ड्रैगन के मुंह में आके लगता है,
जिससे एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर हर तरफ रेड कलर की एनर्जी फैल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की आवाज चेन को सुनाई देती है। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही लेजेंडरी कमान की पावर है। और दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस तीर के लगने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर योंगफाई प्रिंसेस को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आता है। तो योंगफाई को देखकर प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो उसे अपनी जान बचाने का थैंक यू कहती है। और दूसरी तरफ शूलियान वो बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर इसने वो लेजेंडरी वेपन उठा कैसे लिया। तो प्रिंसेस जैसे ही उसे थैंक यू कहती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो भागते हुए उस तीर कमान को अपने साथ ले जाता है और प्रिंसेस से कहता है कि फिर मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद शूलियान प्रिंसेस से कहती है कि वो तो हमारी कमान भी ले गया। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से योंगफाई को देखते हैं जो कि जंगल में भागता हुआ जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद उस वेपन को देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये 10,000 साल के बाद भी मुझे पहचानता है। और फिर योंगफाई उस ड्रैगन से कहता है कि क्या हुआ, तुम प्रिंसेस के साथ नहीं रहना चाहते? वो तो तुम्हें अच्छा खासा खिलाती पिलाती है। तो ड्रैगन कहता है कि मुझे आज़ादी अच्छी लगती है और वैसे भी मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। तुम भले ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो पर फिर भी तुम बहुत ही अच्छे हो। तो ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ठीक है, ज्यादा तारीफों की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊं? तो वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, मुझे पता है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और अब मुझे मरने का कोई भी डर नहीं और आज से मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। तो वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी भागते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक से फिर योंगफाई एक जाल में फंस जाता है, मगर वो ड्रैगन किसी तरह बचकर निकल जाता है और योंगफाई का वो वेपन वो भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वेपन के पास कोई आता है और उसे उठा लेता है। जिसके बाद हम प्रिंस शेन को देखते हैं, वो उस वेपन को उठा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही लाजवाब वेपन है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगफाई प्रिंस के साथ होता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और वो प्रिंस उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और वो प्रिंसेस कहाँ है। तो योंगफाई उससे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो तो और तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। तो योंगफाई के इस तरह बात करने पर शेन के सिपाही को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते नहीं कि ये वायु किंगडम का 3rd प्रिंस है। तो योंगफाई हंसने लगता है और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो ये सुनकर उस सिपाही को और भी गुस्सा आता है, मगर शेन उसे रोकने के लिए कहता है और फिर शेन खड़ा हो जाता है और उससे खुद पूछता है कि मेरे छोटे भाई, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। ये तीर कमान तो चू टाउन का लेजेंडरी वेपन है और वो प्रिंसेस तुम्हें कभी भी ये तीर कमान अपनी मर्जी से नहीं देगी। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने ये चुराया है। तो ये सुनकर योंगफाई को फिर से शर्मिंदगी होती है और वो कहता है कि अभी बड़ी मुश्किल से ही उस प्रिंसेस के जाल से मैं निकला था और फिर ये प्रिंस आ गया। और वो गॉड से कहता है कि आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन का एक सिपाही उससे आकर कहता है कि अब हमें ये लेजेंडरी कमान मिल चुका है तो अब हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए और हमें योंगचू बॉर्डर तक पहुंचना है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, हम उस ड्रैगन से नहीं लड़ सकते, मुझे लगता है कि शायद उसमें अब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। हम लोग बस इस वेपन के जरिए उस सिटी तक दाखिल हो सकते हैं। और फिर वो लोग उस वेपन के ऊपर कपड़ा डालकर उसे छुपा देते हैं। जिसके बाद योंगफाई उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों की सारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो शेन दिल ही दिल में कहता है कि सब्र करो, मैं तुम्हें खुद ही उस प्रिंसेस के हाथों पकड़वाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस न्यू शूलियान के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। तो योंगफाई एक जगह बैठकर चाय पी रहा होता है। तो प्रिंसेस उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि क्या उसके पास अभी भी टाइम है कि ये बैठकर चाय पी रहा है। तो वो गुस्से में उसके पास आकर कहती है कि बदबूदार नौकर, तुम बहुत ही बहादुर हो। जिसके बाद प्रिंस न्यू का नाम पुकारता है। तो न्यू देखती है कि वहाँ पर प्रिंस भी मौजूद है और प्रिंस उससे कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग फिर से मिले हैं। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आप लोगों को ऐसा क्या काम पड़ा कि आप लोग हमारी सिटी के बॉर्डर तक आ गए हैं। तो प्रिंस उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए घूमने आया हूँ। और फिर वो योंगफाई के बारे में उसे बताता है कि ये लड़का मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही रोड पर मिला था। तो मैंने जैसे ही इसे देखा तो मुझे इस पर शक हुआ और मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे गिरफ्तार करके लाओ और फिर मैंने इससे कुछ सवाल पूछे। तो इस लड़के ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा ही साथी है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये मेरा कोई साथी नहीं है। तो ये सुनकर प्रिंस कहता है कि अच्छा ठीक है। वो अपने सिपाही से कहता है कि इस लड़के को मार दो, मगर फिर प्रिंसेस कहती है कि रुको, ये मेरा नौकर है, क्या आप लोग मेरा नौकर मुझे वापस कर सकते हैं। तो ये कहने के बाद प्रिंस अपने सिपाही को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर प्रिंस उससे कहता है कि मैंने जब इस लड़के को पकड़ा था तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर फिर हमें एक बहुत ही कीमती चीज मिली। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी है या किसी और की है, मगर वो चीज इस लड़के के हाथ में नहीं थी, मुझे वो कहीं और से मिली है। अगर तुम देखना चाहती हो तो वो चीज वहाँ पर उस टेबल पे पड़ी है।
तो शूलियान उस टेबल के पास जाती है और उस चीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये तो वही लेजेंडरी वेपन है। तो उस वेपन को देखकर प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो योंगफाई से कहती है कि तुम तो एक नंबर के झूठे भी हो, तुम्हें तो मैं वापस चल के ठीक करती हूँ। ये कहने के बाद वो योंगफाई को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस नियो योंगफाई को उनसे छुड़ाकर अपने साथ ले जा रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस नियो शूलियान से कहती है कि पीछे देखो, कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तो शूलियान जब पीछे देखती है तो वो कहती है कि नहीं, वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं, मगर वो लेजेंडरी कमान उनके पास है। तो नियो कहती है कि फिलहाल अपनी जान बचाने का सोचो, वो कमान तो हम उससे बाद में भी ले सकते हैं। तो उन लोगों को जाते देखकर प्रिंस को थोड़ा सा शक होता है उन पर, और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि शायद वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, उन पे अटैक करो। तो वो सिपाही उन पे अटैक करने के लिए सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शूलियान उन पर अपनी आइस से अटैक करती है और दूसरी तरफ योंगफाई वो एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि हमें किसी तरह वो लेजेंडरी कमान वापस लानी होगी। और दूसरी तरफ प्रिंसेस नियो वो भी एक वॉरियर से लड़ रही होती है और उस पर अपनी सोर्ड से एनर्जी वेव अटैक करती है, जिसे वो डॉज कर लेता है। मगर दूसरी तरफ शूलियान वो ज़्यादा मुसीबत में होती है क्योंकि वो अकेली 2 लोगों से लड़ रही होती है और वो दोनों ही उस पर अटैक करते हैं। तो शूलियान अपनी शील्ड से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी शील्ड को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शूलियान बहुत दूर जा गिरती है और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो दोनों वॉरियर अपनी तलवारें उसके गर्दन पे रखते हैं। तो प्रिंसेस शूलियान का जब ये हाल देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बिल्कुल सीरियस होकर उनसे लड़ना शुरू हो जाती है और अपनी पावरफुल फॉर्मेशन से एक एनर्जी वेव अटैक करके एक का तो काम तमाम कर देती है। तो प्रिंस जब उस लड़की को इस तरह लड़ते देखता है तो उससे भी रहा नहीं जाता, वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को बुलाता है और अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से प्रिंसेस पर अटैक करता है। तो प्रिंसेस उसे डॉज करने की कोशिश करती है। तो योंगफाई जब उसे उस तलवार को कंट्रोल करते हुए देखता है तो वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी एक कल्टीवेटर होगा। तो प्रिंसेस नियो कहती है कि ये अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए अपनी की का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा भी कोई शख्स थर्ड रियलम में आ सकता है। तो ये सुनकर शेन दोबारा से उस पर अटैक करता है और इस मर्तबा प्रिंसेस नियो बाल बाल बचती है। वो तलवार उसकी गर्दन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, मगर वो तलवार घूम के सीधा वापस उसी की तरफ आती है, जिसके बाद प्रिंसेस नियो वहाँ से गायब होकर अपने आप को बचाती है। मगर वो तलवार उसका पीछे नहीं छोड़ती, वो जहाँ भी जाती थी वो तलवार उसके पीछे पीछे आ जाती थी। तो प्रिंसेस नियो को उस स्वॉर्ड से लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करता है। तो प्रिंसेस नियो उसे रोकने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, मगर वो शील्ड टूट जाती है और प्रिंसेस नियो शेन के सामने हार जाती है। और हारने के बाद वो शेन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ लड़ने की, हमारा किंगडम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो शेन हंसते हुए कहता है कि अच्छा, इतने बड़े खतरनाक जंगल में किसको पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मारा है या फिर किसी जंगली जानवर ने मारा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगफाई को। योंगफाई को अब मौका मिल जाता है उस लेजेंडरी कमान तक पहुँचने का। तो प्रिंसेस शेन से कहती है कि तुम कभी भी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। तो शेन कहता है कि तुम्हें मरते हुए कोई भी नहीं देखेगा, ना ही कोई तुम्हारी आवाज़ सुन सकेगा। तो प्रिंसेस कहती है कि फिर उस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो प्रिंस जब पीछे मुड़कर देखता है तो योंगफाई उसके पीछे होता है और डोंग भी उसे देख रहा होता है। तो शेन कहता है कि ये तो मामूली सा बच्चा है। वो अपने सिपाही से कहता है कि जाओ और उसे ख़त्म कर दो। तो वो सिपाही जैसे उसके करीब जाता है तो वो योंगफाई उसे एक झटके में ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई को दिखाया जाता है, उसके हाथ में वही लेजेंडरी कमान होती है। तो प्रिंस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो ये चीज़ तुम्हारी है। तो योंगफाई उससे कहता है कि चलो हम इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये कहने के बाद वो उस कमान से एक तीर का वार करता है। तो शेन अपने आप को बचाने के लिए अपने एक वॉरियर को आगे ले आता है, जो कि उस तीर के लगते ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो योंगफाई जब ये देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। जिसके बाद वो पास पड़े सभी एरोस को उठा लेता है और उससे कहता है कि अब देखता हूँ तुम अपने आप को कैसे बचाते हो। तो योंगफाई एक के बाद एक तीर का वार करता जाता है, जिसे देखकर प्रिंस थोड़ा सा डर जाता है। वो अपनी तलवार निकालकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो एरोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। शेन को उन्हें रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि वो घूम फिर के सीधा उसी की तरफ आ जाती थी। तो शेन उन एरोस को रोकने के लिए अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उन स्वॉर्ड से उन एरोस को रोकने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्वॉर्ड उन एरोस से टकराती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एरोस दोबारा से शेन की तरफ आती हैं। तो शेन उन्हें रोकने के लिए फिर से मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर इस मर्तबा भी वो नाकाम हो जाता है। तो योंगफाई ये देखकर उसे कहता है कि अब तुम बेकार में ही इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो, तुम इसे नहीं रोक सकते। ये एरो तब तक नहीं रुकते जब तक ये अपने टारगेट को हिट नहीं करते।
जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन का एक वॉरियर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। तो जैसे ही उसके पास पहुँचता है तो शेन का ध्यान भटक जाता है, जिसके बाद वो एरो सीधा शेन के पिछवाड़े पर आकर लगती है। जिसके बाद शेन का वो असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? तो शेन उसे गुस्से से कहता है कि बेवकूफ़, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो असिस्टेंट उसे वहाँ से फ़ौरन से ले जाता है। तो उन्हें भागता देखकर प्रिंसेस उनसे कहती है कि जाओ और घर जाके थोड़ी सी मरहम पट्टी कर लेना। और योंगफाई से कहती है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूं। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो योंगफाई सीधा उसकी तरफ कमान करके खड़ा होता है, जिस पर प्रिंसेस को भी झटका सा लगता है। और दूसरी तरफ शूलियान वो बिल्कुल बेहाल पड़ी होती है और प्रिंसेस की मदद नहीं कर पाती। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में रात का वक्त है और बहुत तेज बारिश हो रही है और योंगफाई प्रिंसेस को लेकर एक गुफा में आ जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर प्रिंसेस को एक नाइफ दिखाकर कहता है कि चलो आज गेम खेलते हैं, मुझे बताओ कि मैं कहाँ निशाना लगाऊं, क्या तुम्हारी गर्दन पे या चेहरे पे? तो प्रिंसेस अपने मुंह से वो कपड़ा निकाल देती है और फिर और उसे कहती है कि बदबूदार नौकर, अगर तुमने मुझे टच करने की हिम्मत भी की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो योंगफाई कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं और फिर वो उसकी गोद में सर रख के सो जाता है, जिस पर उस प्रिंसेस को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहती है कि मेरे ऊपर से हटो। तो योंगफाई उठकर कहता है कि तुम बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव कर रही हो, बिल्कुल एक डेविल की तरह। मगर रुको, डेविल के बजाय तुम्हें चुड़ैल कहना कैसा रहेगा? जिसके बाद वो उससे कहता है कि सुनो छोटी चुड़ैल, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मैं अब तुम्हारा मास्टर हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से उसकी गोद में सर रख के सो जाता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो प्रिंसेस के हाथ में कोई चीज़ आ जाती है जिससे वो अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश करती है और योंगफाई को शक न हो इसके लिए वो उससे मीठी मीठी बातें करती है और उससे कहती है कि मास्टर प्लीज़ उठ जाइए। मगर योंगफाई नहीं उठता, जिसके बाद वो दोबारा से उसे कहती है कि ब्रदर प्लीज़ उठ जाइए। तो योंगफाई एक बच्चे की तरह एक्टिंग करने लगता है, जिस पर प्रिंसेस को और भी गुस्सा आने लगता है, मगर फिर भी वो उसे कुछ नहीं करती और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे कहती है कि प्लीज़ मास्टर उठ जाइए। तो योंगफाई उठ जाता है और उससे कहता है कि वेरी गुड, आज तो मज़ा ही आ गया और दोबारा जिंदा होने के बाद से ये पहली मर्तबा मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है। तो दूसरी जिंदगी का सुनकर प्रिंसेस को थोड़ा सी हैरानी होती है और वो उससे पूछती है कि दूसरी जिंदगी से क्या मतलब है? तो योंगफाई उसे बताने के बजाय उस बात को टाल देता है और उसे कुछ और बात बता देता है। तो प्रिंसेस कहती है कि शूलियान इस वक्त कहाँ है? तो योंगफाई उससे कहता है कि उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल रख सकती है। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर इस लेजेंडरी कमान ने तुम्हें कैसे चुन लिया। तो योंगफाई कहता है कि हो सकता है कि ये शायद मेरी पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा हो। तो प्रिंसेस अपने हाथ खुलवा लेती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो और वो कमान मुझे दो। तो वो उससे वो कमान छीन कर उस पर एक एनर्जी अटैक करने ही वाली होती है कि अचानक से उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी गायब हो जाती है और वो लड़खड़ा कर बेहोश होकर गिर पड़ती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शूलियान को, वो अभी भी जंगल में पड़ी हुई थी और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जानवर शूलियान के करीब आ रहा होता है। तो शूलियान को जब उसके आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक जंगली टाइगर होता है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की भी एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम चू शियांग होता है। और वो शूलियान से कहती है कि नियो कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगफाई उसे उठाकर वहाँ से दूर ले आता है और फिर उसे एक घर नजर आता है। तो वो कहता है कि फाइनली हमें अब कोई जगह तो मिल जाएगी। और फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें तंग करने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम तो मुझ पर ही भारी पड़ गई हो। तो योंगफाई जब उस घर के अंदर पहुंचता है तो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि वहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है और सब लोग वहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। जिसके बाद सब लोग योंगफाई को देखकर चुप हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगफाई प्रिंसेस को उठाकर एक होटल में आ जाता है जहां सब लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह रुककर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो योंगफाई को वो जगह बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि वहां पर सब लोग उसे बहुत ही अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। जिसके बाद योंगफाई डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। वो जैसे ही वापस जाने लगता है तो वो सब लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और सब कुछ जैसा चल रहा था वो लोग वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। जिस पर योंगफाई भी थोड़ा सा हैरान होता है मगर फिर भी वो वापस जाने की करता है। तो उसे वापस जाते देखकर होटल का मैनेजर भागते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है।
तो दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग एक सोफे के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद वो मैनेजर योंगफाई से कहता है कि हमारा ऊपर वाला रूम बहुत ही शानदार है, आपको वहाँ पे बहुत ही मजा आएगा, आप एक रात उस रूम में स्टे करके देखें, आपको वाकई में मजा आने वाला है। तो योंगफाई उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम लोग आज रात यहाँ पे नहीं रुकने वाले। मगर फिर प्रिंसेस की हालत खराब होने लगती है, तो वो मैनेजर उसे टच करके देखने की कोशिश करता है, तो योंगफाई उसे दूर हटा देता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो मैनेजर उससे सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसा लगता है कि पूरी रात आज बारिश ही होती रहेगी। अगर तुम इसे बाहर ले जाओगे अपने साथ तो ये लड़की यकीनन मर जाएगी, जो कि इस लड़की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और 100 माइल तक तुम्हें यहाँ पे और कोई भी चीज नहीं नजर आएगी, यहाँ सिर्फ हमारा एक ही होटल है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस लड़की के लिए एक डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने एक नौकर से कहता है कि जल्दी से एक डॉक्टर को अरेंज करो। तो वो नौकर उन लोगों से कहता है कि आप लोग मेरे साथ रूम में चलिए, मैं आपके लिए जल्दी से एक डॉक्टर लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को एक रूम की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ हम उस मैनेजर को देखते हैं। उस मैनेजर के फेस पे बहुत ही इविल स्माइल होती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो योंगफाई उस रूम की विंडो ओपन करके देखता है, बाहर उसे जंगल में बहुत ही अंधेरा नजर आता है। तो वो इस विंडो को बंद कर देता है और वो कहता है कि मुझे ये शॉप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और दूसरी तरफ हम उस मैनेजर को देखते हैं, वो अपने सभी साथियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को वाकई में यकीन है कि वो बीमार लड़की असल में डोंगचू की प्रिंसेस